तो सभी को मेरा चैनल में स्वागत है सेल्फ लर्निंग कॉन्सेप्ट में। तो मैं आज कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो एसएससी जेई के लिए इम्पोर्टेंट है और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। मैं अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बताएंगे। तो ये 2018 का देखो 2018 का ये क्वेश्चन है। 2018 का ये क्वेश्चन है 24 जनवरी का। तो मैं अभी टेक्निकल वाला पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। लास्ट में अगर किसी को नॉन टेक्निकल वाला पार्ट चाहिए तो हमको कमेंट करना कि सर नॉन टेक्निकल पार्ट भी डिस्कस कर दीजिए, तो मैं नॉन टेक्निकल पार्ट भी डिस्कस कर दूँगा, ठीक है। तो मैं अभी टेक्निकल वाला पार्ट स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। टेक्निकल वाला पार्ट होता है 101 से, हाँ, यहाँ से देखो टेक्निकल पार्ट स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन जो आया है वो है व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर यूज टू कंडक्ट द इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट ऑफ सीमेंट व्हिच हैज़ ए स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ पी। तो याद रखना कि अगर इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए होगा तो 0.85 पी होगा, और अगर साउंडनेस के लिए पूछेगा तो 0.78 पी। ये भी याद रख लेना इसी का साथ, ठीक है। हाँ, मतलब अगर सेटिंग टाइम के लिए यहाँ पर पूछ रहा है तो 0.85 पी, अगर साउंडलेस के लिए पूछेगा तो 0.78 इंटू पी। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द वाटर सीमेंट रेशियो रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिएक्शन इन हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। तो कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए याद रखना 0.35 टू 0.45 होता है वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है। अब उसका बाद आता है व्हाट इज़ द टेम्परेचर रेंज इन द सीमेंट क्लीन। टेम्परेचर रेंज सीमेंट क्लीन के लिए होता है, सभी को पता है, 1300 से 1500, ठीक है। फिर उसका बाद आता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू टेस्ट द फाइननेस ऑफ सीमेंट। तो फाइननेस ऑफ सीमेंट के लिए यूज़ होता है एयर परमेबिलिटी अपैरेटस, ठीक है। यहाँ पर और जो बाकी सब ऑप्शन है जैसे कि तुम्हारा ली चैटलियर अपैरेटस है वो साउंडनेस के लिए यूज़ होता है, भाइकार्ड अपैरेटस यूज़ होता है इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम एंड कंसिस्टेंसी चेक के लिए, और एयर परमेबिलिटी अपैरेटस से एयर कॉन्टेंट मेथड से हम लोग सीमेंट को कोई टेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो उसका बाद क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द रेशियो अप्रोक्सीमेट ऑफ 7 days एंड 28 days स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट। तो 7 days स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई 28 days के स्ट्रेंथ का रेशियो होता है हमारा 0.65, ठीक है। उसका बाद क्वेश्चन है कॉम्पैक्शन फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। तो कॉम्पैक्शन फैक्टर मतलब ये होता है एक कंक्रीट को वर्केबिलिटी टेस्ट का नाम, जो कि लेबोरेटरी टेस्ट है। तो यहाँ पर इसका रेशियो होता है जब हम लोग वो तीनों ऊपर से कंक्रीट गिरता है तो पार्शियली कॉम्पैक्टेड डिवाइडेड बाय फुल्ली कॉम्पैक्टेड रेशियो का नाम है कॉम्पैक्शन फैक्टर। तो देखो यहाँ पर लिखा है मास ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट टू मास ऑफ फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, मतलब ऑप्शन नंबर 2 हो गया हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हो गया करेक्ट आंसर। फिर उसका बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट हैविंग द कॉम्पैक्शन फैक्टर ऑफ 0.92। तो यहाँ पर याद रखना कि कॉम्पैक्शन फैक्टर का एक लिस्ट होता है, ठीक है। तो वो हम शेयर कर देंगे तुम लोगों को। तो याद रखना 0.92 के लिए हमारा मीडियम होगा आंसर, ठीक है, मीडियम होगा आंसर। अगर कॉम्पैक्टिंग फैक्टर के बारे 0.92 होगा तो आंसर हो जाएगा मीडियम। ये टेबल हम शेयर कर देंगे तुमको कि कितना वैल्यू के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। फिर उसका बाद क्वेश्चन आता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इफ द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन बाय एफसीके एंड सिग्मा रिस्पेक्टिवली। तो ये होता है, ये आरसीसी से है क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर, एफसीके प्लस 1.65 इंटू सिग्मा, क्योंकि यहाँ पर 5% टेस्ट रिजर्व बोलेगा तो यही वाला होगा। अगर 50% टेस्ट रिजर्व बोलेगा तो एफसीएम इक्वल्स टू एफसीके हो जाता है। अगर 50% रिजल्ट बोलेगा तब एफसीएम इक्वल्स टू एफसीके, ठीक है। उसका बाद क्वेश्चन आता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज प्रेजेंट इन द ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग में हम लोगों को याद रखना पड़ेगा कि 45% कैल्शियम ऑक्साइड रहता है और 35% सिलिका रहता है, ठीक है। ये हो गया करेक्ट आंसर।
फिर उसका बाद 10th नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द टिम्बर इज यूज टू मेक द गुड्स दैट आर यूज्ड इन द स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। तो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री हम लोगों का मलबरी वुड यूज़ होता है। स्पोर्ट्स मतलब बैट, क्रिकेट बैट, जो कि वो स्पोर्ट्स किट्स तैयारी होता है सब मलबरी से तैयारी होता है, ठीक है। फिर उसका बाद क्वेश्चन आता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एस्टिमेट इज कैरिड आउट इफ द सनसेट एस्टिमेट एग्जिट 5% ड्यू टू द चेंज इन प्राइस, ठीक है। मतलब सपोज अभी हम एस्टिमेट किया, उसका एस्टिमेट का वैल्यू 1 लाख रुपया हुआ, ठीक है। अब वो काम हम 2 मंथ का बाद स्टार्ट करेंगे तो तभी प्राइस का कुछ चेंज होता है। जब ये आज अगर ब्रिक का दाम 5 रुपया है तो 2 महीने का बाद सपोज 7 रुपया हो गया, तो थोड़ा मतलब चेंज हो गया प्राइस, उसका वजह से टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 5% एग्जिट कर गया। तब हम लोग को याद रखना रिवाइज एस्टिमेट करना पड़ता है। 5% अगर क्रॉस कर जाता है तब रिवाइज एस्टिमेट करना पड़ता है, ठीक है। फिर उसका बाद फॉर एस्टिमेशन of the masonry work and excavation work, accuracy requirement in the measurement of the length as compared to thickness or width is, तो याद रखना लेंथ मतलब थिकनेस और विड्थ का से हम अगर लेंथ को कंपेयर करेंगे तो लेस होगा, क्योंकि लेंथ बहुत लंबा होता है रेस्पेक्ट टू थिकनेस एंड विड्थ। तो जितना बड़ा काम लंबा है, जितना बड़ा है उसमें थोड़ा एक्यूरेसी कम होने से भी चलेगा, लेकिन जितना छोटा काम होगा उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है। तो लेस होगा आंसर। फिर उसका बाद है ए वॉल ऑफ विथ 300 mm contains 2 T junction. The height of the wall is 3 meter and total length of the central line is 150 mm. Calculate the quantity of brickwork using the central line method. तो क्वांटिटी का मतलब होता है हमारा, याद रखना क्वांटिटी जो है वो स्क्वायर मीटर से करते हैं, क्यूबिक मीटर से नहीं करते। तो यहाँ पर एक तो क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन में थोड़ा गलती है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर, यहाँ पर होना चाहिए था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो प्लिंथ हो जाएगा आंसर कि प्लिंथ हमारा स्क्वायर मीटर से नहीं करते हैं, ठीक है, ये क्यूबिक मीटर से नहीं करते हैं। फिर उसका बाद फॉर एस्टिमेशन ऑफ द ब्रिक मशीनरी no deduction is made for the end of the rafter up to the area square inch of, तो ये 32 इंच हो जाएगा आंसर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वांटिटी द कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट यूज इन पाया, तो ये वाला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करके हम बता रहे तुम लोगों को, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है in long wall and short wall method the length of the short wall is the equal to the center length of wall minus, तो ये सपोज एक तो अगर तुम्हारा घर है, ये अगर एक तो घर है, ये अगर एक तो घर है, ठीक है, ये अगर एक तो घर है, तो इसको इस ड्राइंग में देख के तुम लोग को पता चल जा रहा है कि अगर इसको यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, ऐसे ऐसे करके ऐड कर देंगे, तो हमारा ये वाला हो गया लॉन्ग वॉल, ये वाला हो गया लॉन्ग वॉल, ठीक है। और शॉर्ट वॉल कौन सा हो गया, ये वाला हो गया मेरा शॉर्ट वॉल, ये वाला 2 ठो वॉल हो गया शॉर्ट वॉल। जो छोटा है वो शॉर्ट वॉल और लंबा है वो लॉन्ग वॉल। आप बोला है सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस अगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ठीक है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अगर हम ड्रॉ करेंगे इसका अंदर, तो सपोज देखो यहाँ पर हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसका बीच में एक तो लाइन होगा ऐसे ऐसे करके, ये सेंटर लाइन हो गया, फिर यहाँ पर सेंटर लाइन हो जाएगा, फिर यहाँ पर सेंटर लाइन हो गया। आप बोला है मतलब वॉल का बीचों बीच हो गया सेंटर लाइन। आप बोला है कि वो शॉर्ट वॉल इज़ द इक्वल टू द सेंटर लेंथ, ताहले शॉर्ट वॉल मतलब कहाँ से कहाँ तक होगा, शॉर्ट वॉल मतलब मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। तो ये कितना लेंथ है, सेंटर टू सेंटर लेंथ मतलब सेंटर टू सेंटर मतलब यहाँ से यहाँ तक सेंटर टू सेंटर मसला माइनस इसका हाफ और इसका हाफ, मतलब ये वॉल का अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला है और ये वाला माइनस होगा, मतलब टोटल यहाँ से लेंगे फिर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट माइनस कर देंगे तो मेरा शॉर्ट वॉल मिल जाएगा। तो सेंटर लाइन लेंथ माइनस इस वॉल का हाफ और इस वॉल का हाफ, तो हाफ मिला के टोटल 1 टो हो गया। तो टोटल 1 टो वॉल का विड्थ अगर निकाल माइनस कर देंगे तो हो जाएगा शॉर्ट वॉल। तो यहाँ पर देखो आंसर क्या हो जाएगा,
विथ ऑफ द वॉल, मतलब एक तो वॉल का विथ जितना होगा, मतलब उसका हाफ और इसका हाफ लेके एक तो वॉल का विथ जितना होगा वो हो जाएगा आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक तो देखो ये न्यूमेरिकल है, इसको हम सॉल्व करके तुम लोगों को बता रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए पाम आफ्टर 5 years इफ द एनुअल depreciation value is Rs 200. The original cost of the pump is Rs 3000 and the useful life of the pump is 2000, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, which of the following is not included in the floor area। तो देखो फ्लोर एरिया में क्या होता है, देखो फ्लोर एरिया क्या होता है। सपोज ये एक तो मेरा ये वाला एक तो मेरा घर का प्लान, ठीक, घर का प्लान है। इसमें फ्लोर एरिया हो गया ये वाला पार्ट, ठीक है। ये वाला हो गया मेरा फ्लोर एरिया, ये वॉल का अंदर वाला पार्ट। इसका अंदर जो जो इंक्लूडेड होगा वो फ्लोर एरिया का अंदर इंक्लूडेड होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो जो बोला है कि यहाँ पर यहाँ पर ड्राइंग चला गया। ये वाला एक तो फ्लोर प्लान है, ठीक है। फ्लोर प्लान का अंदर ये वाला हो गया मेरा ये वाला हो गया मेरा फ्लोर एरिया, ठीक है। तो इसका अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है बोला है, ठीक है। इसका अंदर क्या क्या इंक्लूडेड होगा, तो देखो इसका अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है। तो पहला वाला क्लियर कवरेज एरिया। तो देखो फ्लोर एरिया का अंदर क्लियर कवरेज एरिया इंक्लूडेड है। मतलब क्लियर कवरेज मतलब जिसका अंदर हम लोग बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन, बाथरूम ये सब करते हैं, मतलब क्लियर कवरेज जो यूज़ होता है, ठीक है। तो वो इस फ्लोर एरिया के अंदर यूज़ होता है, तो वो हो गया इंक्लूडेड फ्लोर एरिया। फिर उसका बाद है एरिया ऑफ द वॉल। तो एरिया ऑफ द वॉल मतलब हो गया ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। तो ये वाला पोर्शन इसका अंदर गिर रहा है, नहीं गिर रहा है, तो ये वाला नहीं होगा, नॉट इंक्लूडेड होगा। फिर सील ऑफ द डोर। तो डोर वॉल का ऊपर ही होता है, वॉल से ही डोर होता है। तो वॉल ही अगर नहीं इंक्लूडेड होगा तो डोर कैसे इंक्लूडेड होगा। सील ऑफ द डोर मतलब डोर का नीचे वाला पार्ट, वो भी इंक्लूडेड नहीं होगा। फिर सील ऑफ द विंडो, विंडो भी वॉल का ऊपर ही होता है, वॉल का साथ ही जुड़ा हुआ रहता है। तो अगर वॉल ही इंक्लूडेड नहीं होगा तो विंडो का कोई भी पार्ट भी इंक्लूडेड नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड। तो यहाँ पर देखो 3 तो इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ क्लियर कवरेज इंक्लूडेड है। तो 2, 3 और 4 हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मेरा 2, 3 और 4, मतलब ऑप्शन 3, ठीक है। ये वाला हो गया आंसर। तो मैं पहला पार्ट में 20 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो हमको फिर से मतलब कमेंट करना, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में बाकी मैं कंटिन्यू करूँगा। तो अगर मेरा ये चैनल अच्छा लग रहा है तो तुम लोग कमेंट और लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। थैंक यू। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में बोला था 2 टी जंक्शन है। देखो यहाँ पर 2 टी जंक्शन है और वॉल का यहाँ पर 2 टी जंक्शन है। और टोटल हाइट दे दिया है, रूम का जो हाइट है वो 3 मीटर है, विड्थ दे दिया वॉल का 300 mm। और टोटल सेंटर लाइन मतलब देखो सेंटर लाइन मतलब यहाँ से अगर वॉल का बीचों बीच अगर जितना भी वॉल है उसका दोनों वॉल का बीचों बीच अगर ड्रॉ करेंगे तो वो सेंटर लाइन होता है, ठीक है। तो देखो सेंटर लाइन, देखो अगर टोटल सेंटर लाइन मतलब यहाँ से ऐड करेंगे यहाँ तक, फिर 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 यहाँ से ऐड करेंगे यहाँ तक, सबको जोड़ के बोल दिया है 150 मीटर। तो क्वांटिटी कितना हो जाएगा, क्वांटिटी का मतलब हमें से याद रखना लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। जो काम के लिए बोलेगा, वॉल के लिए बोला है तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वॉल का लेंथ कितना हो जाएगा, जो काम देखो अगर टोटल सेंटर लाइन बोल देगा तो टोटल सेंटर लाइन से नंबर ऑफ टी जंक्शन इंटू विथ डिवाइडेड बाई 2 माइनस करना पड़ेगा। तो टोटल सेंटर लाइन 150 माइनस नंबर ऑफ टी जंक्शन कितना है, 1 तो है और यहाँ पर 2 तो है। क्वेश्चन में भी बोल दिया है 2 टी जंक्शन इंटू विथ कितना है 300 mm मतलब 0.3 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 कट गया तो 150 माइनस 0.3 करने से 149.7 मीटर। तो लेंथ 149.7 मीटर इंटू ब्रेथ मतलब 300 mm मतलब 0.3 मीटर इंटू हाइट मतलब 3 मीटर, ठीक है। तो टोटल मेरा इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 134.73, ठीक है, इतना मीटर क्यूब। तो ये हो गया आंसर, ठीक है।
पर क्वेश्चन बोला एक तो पायर है जिसका डायमीटर 1.2 मीटर है और लेंथ 6 मीटर है। तो ये जो पायर है इसका अंदर क्या क्या है, कंक्रीट है और स्टील दोनों मिला के है। तो इसमें से बोला है सिर्फ कंक्रीट का क्वांटिटी कितना है, मतलब अगर स्टील का क्वांटिटी हम निकल देंगे तो मुझे कंक्रीट का क्वांटिटी मिल जाएगा। यहाँ पर बोल दिया है 8 ठो, देखो यहाँ पर 8 ठो 25 mm डायमीटर का स्टील रॉड। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ठो रॉड इसका अंदर है, ऐसा करके है 8 ठो रॉड है इसका अंदर, ऐसा स्टील आप दे के दिया है और उसमें कंक्रीटिंग किया हुआ है। ठीक है, इसमें कंक्रीट, उसमें से कंक्रीट का चाहिए। तो मैं टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करूँगा और उसमें से अगर स्टील का वॉल्यूम माइनस कर दूंगा तो मेरा कंक्रीट का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो देखो पहले इसका टोटल वॉल्यूम निकल रहा है, तो वॉल्यूम का मतलब क्या हो जाता है, ये सर्कुलर है तो एरिया इंटू लेंथ कर देंगे तो मेरा वॉल्यूम निकल जाएगा। तो पायर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पायर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो एरिया इंटू लेंथ या फिर हाइट। ठीक है, तो एरिया डायमीटर 1.2 मीटर है तो एरिया कितना हो जाएगा, π/4 इंटू 1.2 का होल स्क्वायर इंटू हाइट कितना है 6 मीटर, तो 6 मीटर इसका हाइट। अगर इसको गुना कर देंगे तो ये वाला कैलकुलेट करके मेरा आ रहा है 1.1304 इंटू 6, दोनों मिला के आ रहा है 6.7824, इतना मीटर क्यूब टोटल वॉल्यूम। अब इसमें से स्टील का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो देखो स्टील बोला है 825 mm का डायमीटर। तो देखो ये मिलीमीटर में है, ये मीटर में था तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो 25 मिलीमीटर मतलब 0.025 मीटर। तो इसका वॉल्यूम की स्टील का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, स्टील का वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू हाइट। ठीक है, तो एरिया सर्कुलर रॉड स्टील जो है वो सर्कुलर शेप का होता है तो वो भी π/4 इंटू d² मतलब डायमीटर 0.025 का होल स्क्वायर। ये 1 ठो बार का एरिया है, टोटल 8 ठो बार है तो 8 ठो बार का एरिया कितना हो जाएगा, 8 से गुना हो जाएगा। 1 ठो बार का एरिया अगर π/4 इंटू d² होगा तो 8 ठो बार का 8 इंटू होगा, इंटू हाइट कितना है, स्टील का भी हाइट 6 मीटर है तो 6 मीटर। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो मेरा आएगा 0.0235 इतना मीटर क्यूब। अब देखो ये पायर कंक्रीट और स्टील मिला का है तो टोटल वॉल्यूम है मेरा इतना, उसमें से स्टील का वॉल्यूम है इतना, तो कंक्रीट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, सो कंक्रीट का वॉल्यूम हो जाएगा टोटल वॉल्यूम 6.7824 माइनस 0.0235। तो आंसर आ जाएगा, इसको माइनस कर दो, देखो आंसर आ जाएगा 0.7 लगभग 0.78 का लास्ट पास ही आएगा, 6.78 का इतना मीटर क्यों लगभग आएगा आंसर। ठीक है, बोला था क्वेश्चन में कि एक पाम का वैल्यू निकलने बोला है 5 ईयर्स का बाद उस पाम का वैल्यू कितना होगा। अगर एनुअल डिप्रिसिएशन 2000 रुपया है और ओरिजिनल कॉस्ट है 3000 रुपया, बोला है एक तो पाम तुम खरीदा है 3000 रुपया में और उसका एनुअल डिप्रिसिएशन है 200 रुपया, मतलब पर ईयर में उसका वैल्यू 200 रुपया करके घट रहा है। तो 5 ईयर के बाद उसका वैल्यू कितना होगा, तो 1 साल में अगर 200 रुपया घटेगा तो 5 साल में कितना घटेगा, 5 इंटू 200 1000 रुपया। तो 5 साल के बाद वैल्यू कितना हो जाएगा, 3000 रुपया में खरीदा था और उसका वैल्यू 5 साल में 1000 रुपया घट गया तो आंसर कितना हो जाएगा 2000 रुपया। ठीक है।